नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की जो खबर आ रही है लखनऊ से, वो ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों की सबसे ज्यादा मदद की है। गरीबों की मदद करने में सीएम योगी बने अब तक के नंबर 1 मुख्यमंत्री। सीएम योगी ने पिछली सरकार से कई गुना ज्यादा गरीबों की मदद की है। सीएम योगी ने 4 साल में गरीबों को दिए हैं 10 अरब रुपये। सपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में गरीबों को 552 करोड़ रुपए ही दिए गए थे, जबकि बसपा की अगर बात कर ली जाए तो बसपा सरकार में मात्र 18,462 लोगों को 84 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब से कमान संभाली है, उन्होंने सबके रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10 अरब रुपए अब तक गरीबों में बांट चुके हैं उनकी सहायता के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे जो खास रिकॉर्ड है और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकार हमेशा से यही दावे करती है कि यह गरीबों की सरकार है, और ऐसे में गरीबों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा यानी रिकॉर्ड कायम किए हैं। 10 अरब रुपये गरीबों के बीच बांटे हैं। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कब कब कैसे कैसे पैसे बांटे गए हैं। तो गरीबों का मसीहा सीएम योगी ने 2017 और 18 की अगर बात कर ली जाए तो 13,224 लोगों को 1 अरब 84 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए, जबकि साल 2018-19 में 17,772 लोगों को 2 अरब 56 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए हैं। 2019-20 में 18,014 लोगों को 2 अरब 80 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए, जबकि 2020-21 की बात कर ली जाए तो 15,343 लोगों को 2 अरब 75 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए गए हैं। ऐसे में कुल 4 सालों में 64,387 लोगों को 996 करोड़ रुपये सीएम योगी ने दिए हैं। सबसे ज्यादा 25,425 कैंसर रोगियों को 3 अरब 94 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए गए हैं मदद के लिए। अन्य प्रकार के इलाज के लिए भी 21,755 रोगियों को 3 अरब 5 करोड़ से ज्यादा फंड दिए गए हैं। किडनी के इलाज की अगर बात कर ली जाए तो 9,427 लोगों को 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए हैं। तो गरीबों का मसीहा बने सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बार आपको फिर से बता दें कि इन 4 सालों के दौरान 10 अरब रुपये गरीबों में बांटे हैं विभिन्न मद्दों में, चाहे उनके गरीबी को लेकर हो, चाहे फिर उनके इलाज को लेकर, और सबसे ज्यादा कैंसर पीड़ितों को पैसा दिया गया है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि किसानों को गन्ना भुगतान में योगी सरकार ने रिकॉर्ड कायम किए हैं। 4 साल में 45.44 लाख से अधिक गन्ना किसानों को भुगतान किया गया, यानी कि 45 लाख लोगों को 45,44,000 लोगों को गन्ना भुगतान किया गया है। गन्ना किसानों को 1,30,000 करोड़ रुपए का अब तक भुगतान कर दिया गया है। बीएसपी सरकार से 2 गुना, एसपी से 1.5 गुना ज्यादा किसानों को भुगतान किया गया है। सीएम के फैसलों ने बदली है गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की सूरत। एक बार आपको फिर से बता दें कि हमेशा गन्ना किसान आंदोलनरत रहते थे और परेशान रहते थे अपने पैसों को लेकर, लेकिन गन्ना किसानों के जो पैसे हैं वो जो भुगतान किए गए हैं वो सबसे ज्यादा पिछली सरकारों में दम तोड़ रहे थे चीनी उद्योग, लेकिन अब एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ रही है। योगी सरकार ने 3,868 लाख टन गन्ने की पेराई करवाई है, जबकि लगभग 450 लाख टन चीनी उत्पादन का भी रिकॉर्ड बनाया है। और सीधे चलते हैं अपने एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी के पास। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर योगी सरकार में एक ये रिकॉर्ड है, क्योंकि गन्ना किसानों की अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा आंदोलनरत रहते थे गन्ना किसान, और गरीबों को पैसे बांटने को लेकर, सिर्फ गरीबी मद को लेकर ही नहीं बल्कि इलाज के लिए भी इतने संवेदनशीलता के साथ लोगों को पैसे दिए गए हैं। ये अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश पे जब योगी सरकार बनी तो उम्मीदों की सरकार थी, क्योंकि ऐतिहासिक बहुमत लेकर के मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ। ऐसे में जनता की उम्मीदें भी बड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, और गन्ना बकाये को लेकर के जो है आए दिन किसान सड़कों पर दिखाई देता था। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले सपा और बसपा की सरकार में हर साल
किसानों को कोर्ट में जाकर के न सिर्फ अपने बकाये के भुगतान के लिए जाना पड़ता था, बल्कि इसके साथ ही जो है उन्हें मूल्य वृद्धि के लिए भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन लगभग 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक न सिर्फ जो है गन्ने का जब ऐतिहासिक तरीके से भुगतान किया गया, आप सोचिए 1 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान जो है केवल गन्ने के उसमें किया गया, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर सपा बसपा की सरकारों की तुलना करें तो उससे कहीं ज़्यादा ठहरता। दूसरा जो आंकड़ा आया गरीबों की मदद करने में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जनता दरबार के जरिए लोगों से सीधे कनेक्ट होकर के बहुत सारे ऐसे रहे कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोगों ने मदद की गुहार लगाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल वो मदद मुहैया कराई, और उसी की वानगी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा गरीबों की मदद करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम शुमार हो गया। 10 अरब से ऊपर की राशि जो है 4 सालों में केवल गरीबों की मदद के लिए खर्च किया है। तो ये अपने आप में बताती है सरकार की लोकप्रियता इसीलिए है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हर जगह डंका बज रहा है, उसके पीछे वजह यही है क्योंकि वो एक व्यक्ति की समस्या को समझते हैं और उसे तत्काल उसके निराकरण के आदेशित करते हैं। बिल्कुल, ये उसी की तस्वीर है। निश्चित तौर पर ये कहा भी गया था, और 2017 में जब इलेक्शन शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी की तरफ से सबसे जो बड़ा एजेंडा था वो यही था, गन्ना किसानों की भुगतान को लेकर, क्योंकि जगह जगह आंदोलन हो रहे थे कर्ज माफी को लेकर ये सब, और कहीं ना कहीं योगी सरकार ने इसे पूरा करके भी दिखाया है। एस.के. वाजपेयी जी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस.के. वाजपेयी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की जो आबादी है लगभग 22 करोड़ की आबादी है, लगभग आंकड़े के अनुसार कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के पीड़ित हैं, जो पैसे के लिए या फिर सहयोग के लिए सरकार के पास आते हैं, और अब तक कितने लोगों की मदद की गई है? बिल्कुल, अगर हम देखें पिछले 4 सालों के आंकड़ों को, तो योगी सरकार ने कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर मदद की है। खास तौर पर उन लोगों को मदद की है जिनके पास मदद का कोई सहारा नहीं था, जो अपनी जमीन, मकान, दुकान बेचकर अपने परिजनों का या अपना खुद का इलाज करा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने पिछले, अगर हम आंकड़ों को देखें तो 64,000 लोगों को 996 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 10 अरब रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सभी तरीके के बीमार शामिल हैं, चाहे उनको किडनी की समस्या रही हो, हार्ट की समस्या रही हो, ब्रेन की समस्या रही हो, कोई भी असाध्य बीमारी रही हो जिसका पैसा वो स्वयं वहन नहीं कर सकते थे। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, उसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के अलावा ये मदद उपलब्ध कराई है, क्योंकि अगर हम उन कार्ड्स की बात करें तो उसमें पहले ही 5 लाख तक का इलाज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आरोग्य योजना और साथ ही साथ में जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है उसके तहत उपलब्ध कराई गई है। लेकिन ये मदद उससे अलग है। जो ऐसे लोग हैं जो उस कार्ड को नहीं धारण करते हैं या उस कार्ड के लायक नहीं है, उनको अलग से ये मदद योगी सरकार ने उपलब्ध कराई है। अगर हम पिछले 4 साल के आंकड़ों को देखेंगे तो जब 17 में योगी की सरकार बनी तो 17 और 18 के सत्र में 13,000 लोगों को मदद योगी सरकार की तरफ से की गई जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे। लेकिन अगर हम उसके बाद 18-19 को देखेंगे तो यह आंकड़ा बढ़कर 17,000 हो गया। 19-20 में यह आंकड़ा बढ़कर 18,000 हो गया और 20-21 जो कि वर्तमान सत्र है, अभी 15,000 लोगों को मदद की जा चुकी है। अगर हम इस मदद के आंकड़े को देखें तो यह कोई एक जिला नहीं है, चाहे वो लखनऊ राजधानी रहा हो या फिर इटावा जो कि अखिलेश यादव का अपना गृह जनपद है वो रहा हो, या फिर गोरखपुर रहा हो, या बाकी के उत्तर प्रदेश के कोई भी जिले रहे हो, सभी जिले के लोगों को एक समान रूप से मदद उपलब्ध कराई गई, जो कहीं ना कहीं अपने आप में अविस्मरणीय है। अगर हम बिल्कुल ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर जो एस.के. वाजपेयी जी आपने जो बातें कही है ये काफी सराहनीय है और सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रजेश जी, सबसे जो बड़ी चुनौती होती है सरकार के सामने, सरकार के साथ साथ जनता के सामने भी एक चुनौती होती है। जो गरीब लोग, जो परेशान होते हैं, जो तकलीफ में होते हैं, जो इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़े अस्पतालों में उन्हें इलाज नहीं हो पाता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इतने पैसे भी नहीं होते कि दवा भी खरीद सकें। ऐसे में सरकार की तरफ से अगर इस तरह के राहत कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह के पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि मानवता के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमारा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि प्रक्रिया की वजह से ही पीछे हट जाते हैं। जरा आप बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को कितना आसान कर दिया है कि बड़े ही आसानी से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यही सबसे अहम चीज है कि आपको मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इससे पहले भी पैसा आता रहा है।
जिलाधिकारी उस पर संस्तुति करते हैं और जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद जो है वहाँ से शासन से इसके लिए धनराशि स्वीकृत होती है, मुख्यमंत्री से स्वीकृत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो पिछली सरकारों में जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया इतनी टिपिकल थी, इतनी ज़्यादा जटिल थी कि जिसमें एक आम आदमी जब वो एक तरफ तो जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहा है, ऊपर से उस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए वो एक दर से दूसरे दर तक भटकता था, तो उस प्रक्रिया को आसान बनाया है योगी सरकार ने, इसलिए ये मुमकिन हो पाया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती है, अंत्योदय की बात करती है, विचारधारा में अंत्योदय को एडॉप्ट किया है बीजेपी ने। अंत्योदय वही है कि आखिरी व्यक्ति तक अगर आप मदद पहुंचा सकते हैं तो अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। और वही लक्ष्य है कि वो तमाम इलाकों में, जैसे एसके ने भी जिक्र किया, इटावा से लेकर गोरखपुर तक कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो हर जिले जो लाभान्वित हो रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद न की हो। बिल्कुल ब्रजेश जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। एसके वाजपेयी जी के पास हम जाएंगे कि एसके वाजपेयी 70% लोग अभी भी हैं जो भूख के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लीजिए तो बहुत ऐसे जिले हैं जहां पर लोग आज भी बहुत परेशान हैं। क्या उन सब के लिए जो ये जो योजनाएं हैं जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कैसे वो लोग लाभान्वित होंगे, एक बार आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, अगर हम देखें जो लोग ऐसे हैं जिनके पास मदद का कोई माध्यम नहीं है, तो जो जिला अधिकारी होता है उसके पास विवेकाधीन कोष का अधिकार होता है, वो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद कर सकता है। तो सबसे आसान यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिले का है जो अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर बता सकता है, और जिलाधिकारी ये फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगा जिसपे ये अनुमति मांगी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को किस तरीके की समस्या है, इसके लिए उसको इलाज के लिए इतना धन उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी जी। ब्रजेश जी, आप हमारे साथ बने रहें। हम वक्त के लिए यहाँ ब्रेक के लिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन चर्चा अभी जारी रखेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो सरकार की तरफ से जो सराहनीय पहल किए जा रहे हैं उसकी जानकारी आप तक भी पहुंचनी बहुत जरूरी है, और वो जानकारी लगातार हम आपको देंगे। लखनऊ से खबर है जहां पर पंचायत चुनाव के लिए आज से पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के 8 जिलों में नामांकन आज से शुरू हो गया है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य करेंगे नामांकन। यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को लेकर उत्तर प्रदेश में तारीखों का ऐलान तो पहले हो चुका था, लेकिन आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कि शनिवार से आज से शुरू हुई है। और आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर विशेष तौर पर लोगों को टास्क दिए गए हैं कि आपको किस तरीके से आना है, भीड़ लेके नहीं आनी है, बैंड बाजे के साथ नहीं आना है, 200 मीटर के दायरे से पहले ही भीड़ को रोक दी जाएगी। कोविड संक्रमित मरीज भी नामांकन करा सकेगा। मास्क के बिना कोई भी रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नहीं आ सकते, ये भी कहा गया है। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली में नामांकन किए जा रहे हैं। हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा में सभी जगहों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि इन 18 जिलों के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। किस तरीके से गाजियाबाद में वहां पर प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता गौरव यादव के पास। गौरव, हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन बरेली से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, यानी कि अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संवाददाता अयाज खान, वहीं जौनपुर की अगर बात कर लीजिए तो जौनपुर से हमारे संवाददाता देवेंद्र खर्रे जुड़े हुए हैं। आगरा की अगर बात कर लीजिए तो वहाँ संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। और न्यूज़ रूम से लगातार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। सबसे पहले हम गाजियाबाद चलते हैं। गाजियाबाद में इस वक्त वहाँ पर किस तरीके का नज़ारा है, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है, प्रत्याशियों में किस तरह से उत्साह है, लोग किस तरह से वहां पहुंच रहे हैं, क्या अब तक नामांकन हुए कि नहीं हुए? हम सीधे चलते हैं गौरव यादव के पास। गौरव, जानकारी दीजिए। उनके यहाँ पर टैक्स का रेट पड़ा है, उसके बाद
सारी फीस जो चालान फीस जमा करनी है उसको जमा करने के लिए है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको वहां तक दोनों साइड, मेरे दोनों साइड आप देखेंगे तो लगातार भीड़ ही भीड़ देखने को मिलेगी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, महिलाएं आदमी पुरुष सब एक के ऊपर तय बतल चढ़ खड़े हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की ये लापरवाही देखने को मिली है कि जिस तरीके से जो एसबीआई बैंक है उसकी केवल एक ब्रांच जो कलेक्टेड परिसर में है, केवल उसी ब्रांच में चालान प्रक्रिया जमा करने के लिए चालान जमा करने का व्यवस्था की गई है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो आज नामांकन पत्र दाखिल करना है, वो सब यहाँ पर उमड़े पड़े हैं। आप देखेंगे जहां तक निगाह जाएगी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। वहीं लोगों से हमने जो बात की, लोगों का कहना यह है कि यदि एक दो विंडो और बढ़ा दी जाती है, यानी एक दो जगह और चालान जमा करने की सुविधा हो जाती, या जो प्रत्याशी जिस जगह का है, जिस गांव क्षेत्र का है, जिस ब्लॉक क्षेत्र का है, उस ब्लॉक क्षेत्र में भी यदि बिल्कुल हम तस्वीर देख पा रहे हैं, तो काफी भीड़ है वहां पर और लोग अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर आज से 18 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जैसे कि गाजियाबाद की तस्वीर आपने देखी, हम बरेली की भी तस्वीर दिखाएंगे, आगरा के सब जगहों से तस्वीर हमारे पास आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो बातें कही गई है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था कोई पालन करते हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अलग अलग विकास खंडों में नामांकन की व्यवस्था की गई है, जनपद के सभी विकास खंडों में नामांकन के लिए जो है जगह बनाई गई है जहां पर आप नामांकन कर सकते हैं। लेकिन जो नामांकन की प्रक्रिया के लिए, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए चालान सहित जो तमाम प्रक्रिया है, उसको जुटाने में खासी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रत्याशियों को। जैसा कि गौरव भी वो तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से बैंक के बाहर चालान लेने के लिए, चालान जमा करने के लिए जो है जबरदस्त तरीके से भीड़ है और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर दिखाई नहीं दे रही। सबसे बड़ी बात यह है कि महज एसबीआई को एक सेंटर बनाया गया है और एसबीआई के साथ साथ केवल एसबीआई की एक ब्रांच को उसका सेंटर बनाया गया है। अगर अलग अलग ब्रांचों को, कई बैंकों को या कई ब्रांचों को इसका जो है चालान बनाने का जो है जिम्मा दे दिया गया होता तो शायद इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं होती और क्राउड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होता। तो इस तरह के कुछ कुप्रबंधन जरूर सामने आ रहे हैं। लेकिन चूंकि आज पहला दिन है, पहले दौर का जो है नामांकन है, तो अभी आज के बाद जब आज ये स्थितियां सामने आ रही हैं, इसके बाद इन स्थितियों में कुछ सुधार होता जरूर दिखाई देगा। क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है और उनका जो है ये दायित्व भी है कि वो देखें कि किस तरह से असुविधाएं हो रही हैं। तो कोविड गाइडलाइन का पालन कराना ये बेहद जरूरी है। नामांकन स्थल में भी बाकायदा जो है इसके जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि केवल जो है प्रत्याशी, उसके जो प्रस्तावक होगा, एक समर्थक होगा, उसके सिवा कोई अंदर नहीं आएगा। 200 मीटर के प्रेमाइसेस में कोई अंदर जो है भीड़ नहीं आएगी, बगैर मास्क के आप अंदर नहीं आ पाओगे। लेकिन हाँ, इस बार एक छूट जरूर दी गई है कि अगर कोई कोविड पेशेंट है, यानी कि कोविड पॉजिटिव है अगर, या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति भी इस बार नामांकन करा सकता है, लेकिन वो नामांकन कराने नामांकन स्थल पर नहीं जाएगा। तो ये तमाम एहतियात बरते गए हैं। लेकिन इसके साथ ही भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जो अभी इस नामांकन के दौरान सामने आने वाली। अब बरेली की तस्वीर देख लेते हैं। हमारे अजय अयाज खान वहां पर जुड़े हुए हैं, वो भी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं एक बार फिर से गौरव यादव के पास, जो कि इस वक्त लगातार मौका स्थल पर जो जहां पर नामांकन चल रहा है उस स्थल पर मौजूद हैं और वहां लोगों का हाल वो जान रहे हैं। वहीं संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से, माफ करिएगा, संदीप जुड़े हुए हैं आगरा से। संदीप, आगरा की अगर बात कर ली जाए तो आगरा में क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर आगरा की बात करें तो आज जिस तरह से चुनाव पंचायत के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गया है और वो लगातार चल रहा है। बारी बारी से एक एक करके जो प्रधान प्रत्याशी है, चाहे वो बीडीसी प्रत्याशी है या क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी है, उनका जो पर्चा दाखिल करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बारी बारी से वे अपना पर्चा नामांकन कर रहे हैं। साथ ही जो कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइन है उनका पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। जो प्रधान या जो भी पद उम्मीदवार है, इसके साथ एक या दो व्यक्तियों को अनुमति, बाकी लोगों को बाहर ही रोक दिया गया है। जी
बिल्कुल, यानी कि कोविड को लेकर जो जिस तरीके से गाइडलाइंस दिया गया है, लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं वहां पर। जी बिल्कुल, अगर गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइंस पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और आगरा के देहात की भी बात करें, आगरा में पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो कोरोना गाइडलाइंस है उनको पूरी तरह पालन कराया जा रहा है। जो मुख्य द्वार है उसके बाद कोरोना डेस्क बनाया गया है, जहाँ पर उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद अंदर भेजा जा रहा है। वहीं विदाउट मास्क किसी को अंदर परमिशन नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल संदीप, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन का पहला दिन है, अब तक कितने प्रत्याशी पहुंचे हैं? देखिए, अभी इस बात की कहना बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि अगर अच्छा पता चल पा रहा है, लेकिन कुछ समय में ये भी सीट बिल्कुल क्लियर होगा। बाकी तो आगरा की बात करें तो आगरा में प्रत्याशी है वो काफी संख्या में निकल के बाहर आ रहे हैं। पिछली बार की बात देखा जाए तो एक ग्राम पंचायत से 2 से 3 व्यक्ति अपना नामांकन करते थे, तो इस बार कहीं ना कहीं एक ग्राम पंचायत से 8 से लेकर 10 तक का आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है। बिल्कुल, गौरव यादव भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। गौरव, जहां तक गाजियाबाद की बात कर ली जाए, आप जो नामांकन प्रक्रिया जो चल रही है वहीं पर आप मौजूद हैं, कितने प्रत्याशी अभी तक वहां पर पहुंचे हैं? हालांकि भीड़ तो काफी दिख रही है वहाँ। जी बिल्कुल, यदि बात करें फॉर्म बेचने की तो जो फॉर्म बेचे गए हैं, जो दिए गए हैं, वो अब तक 385 के करीब कुछ समय पहले तक दिए जा चुके थे। उसके बाद भी लगातार जो संख्या बढ़ती, वो लगातार लोग आ रहे थे, फॉर्म लेकर रहे थे नॉमिनेशन की। और आप मेरे पीछे जो भीड़ है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में आज नामांकन पत्र लेने और नामांकन पत्र का चालान फॉर्म जमा करने, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नामांकन पत्र भी दाखिल करने के लिए अपने जो अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, उनके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। और वही कारण है कि आप सिंगल विंडो है और सिंगल विंडो पे चालान जमा हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों को पहले तो चालान जमा करना है, उसके बाद अपने कागजों के साथ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना है और अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी है कि हम चुनाव लड़ेंगे। और वही चालान भरने की जो प्रक्रिया है उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है ये लगातार ये लोग हैं। आइए इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अब अभी ब्रेक का टाइम हो गया है। गौरव, हम फिर से बात करेंगे, आपके पास हम पहुंचेंगे। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अभी तो लोग वहां पहुंचे हैं, लोगों में काफी उत्साह है और अपनी अपनी प्रक्रिया पूरी लगातार पूरा कर रहे हैं। आगरा से संदीप शर्मा भी लगातार जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ब्रजेश जी, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का पहला दिन है और 18 जिलों में जो प्रक्रिया शुरू हुई है वहां पर इस वक्त प्रत्याशियों की भीड़ दिख रही है और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो जटिल प्रक्रिया है उससे पार करना बहुत ज़रूरी है, तो हम और भी आप इस पर बात करेंगे।